एपिसोड 21 पेशकश मीरे कारवां। मैं किस्मत की सितम जरीफे पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। आज सुबह तक मैं पोखरा में पुलिस चीफ का मेहमान था। मेरी खूब हाथ मदारत की जाती रही थी और 1-2 रोज पहले मुझे पुलिस चीफ की तरफ से एक भारी रकम भी दी गई थी ताकि मैं अपने कबायली मेहमानों की खातिर तवाज़ा कर सकूं और उनके लिए तोहफे खरीद सकूं। और अब मैं पुलिस हिरासत में था और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। अपने सामने बैठे हुए पुलिस वालों की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग मुझे कोई कबायली समझ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछने की कोशिश भी की थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और वो औरत कौन थी जिसे मैंने कत्ल किया था। लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब देने के बजाय जुबान बंद रखी। मेरा ख्याल था कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही पुलिस को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे किस तरह कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे ये भी यकीन था कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खां को इत्तला मिलेगी तो वो लोग इस पुलिस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मैंने पुलिस वालों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, अलबत्ता उस औरत के बारे में जरूर सोचता रहा जिसकी लाश से ठोकर खाकर मैं उसके ऊपर गिरा था। वो कौन थी? उसे किसने कत्ल किया? क्या उस लाश से मेरा टकराना महज इत्तेफाक था या पंडित धीराज की कोई साजिश थी? वहां उसकी मौजूदगी और उसकी बातों से तो इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मेरे खिलाफ एक जाल फैलाया गया था। देराज का ख्याल था कि शायद इस तरह वो लोग मुझसे नीलगिरी की माला हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि गौतम बोश और देराज ये माला हासिल करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे और किसी और मौके पर मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि पुलिस की गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज से रुक गई। जोरदार झटका लगने से मैं अपने साथ वाले कांस्टेबल के ऊपर गिरा। वो भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दूसरी तरफ उलट गया। सामने वाली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी एक तरफ उलट गए, जबकि मेरे बाएं तरफ बैठा हुआ चौथा कांस्टेबल मेरे ऊपर उलट गया था। मैं जिस कांस्टेबल पर गिरा था उसने मुझे धक्का देकर उठा दिया। संभलने की कोशिश करते हुए मेरा दिल उछलकर खलक में आ गया। पुलिस वैन का रास्ता बगैर जीप वाली एक छत वाली एक जीप ने रोका हुआ था और वो निस्फ दर्जन नकाबपोश वो जीप से उतरकर पुलिस वैन को घेरे में लिए हुए थे। उन सब के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। खबरदार, एक नकाबपोश धाड़ा, कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। अपनी राइफलें नीचे फेंक दो। किसी ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो छलनी कर दिया जाएगा। गाड़ी को जोरदार झटका लगने से कांस्टेबलों के हाथों से राइफलें तो पहले ही छूट कर गिर गई थी। बाकी दो ने भी राइफलें गाड़ी के फर्श पर फेंक दी और हाथ उठा लिए। इसे नीचे उतारो। उस नकाबपोश ने एक साथी को हुक्म दिया। एक नकाबपोश राइफल ताने जीप के करीब आ गया और मुझे नीचे उतरने का हुक्म दिया। मेरे हाथ पुश पर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। बगैर किसी सहारे के उठने में मुझे हाथ से दुश्वारी पेश आई थी। गाड़ी से उतरते हुए मैं गिरते गिरते बचा था। वो नकाबपोश मुझे धिक्के देता हुआ अपनी जीप की तरफ ले गया। मैंने मौके से फायदा उठाकर इधर उधर देखा। कीर्तिपुर अगरचे काठमांडू शहर का नवाही इलाका था। शहर के मरकज से इसका फासला चंद किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, लेकिन इस इलाके का पुलिस स्टेशन आबादी से जरा हटकर था। जहां पुलिस की गाड़ी रोकी गई थी, इस सड़क पर तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी नहीं थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि पुलिस की गाड़ी में मुझे अगवा करने के लिए रोकी गई थी। लेकिन ये नकाबपोश कौन थे और मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाना चाहते थे? ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी उभरा कि शायद ये भी गौतम बोश या पंडित धीराज की कोई चाल थी, लेकिन ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो दोनों बाज पुरस्कार कुव्वतों के मालिक जरूर थे। मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अचानक ही एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा और इस तरह वक्त के जोर पर ताकत के जोर पर मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर शायद वो ये तासुर देना चाहते हो कि मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से है और मेरे गिरोह के आदमियों ने मुझे पुलिस से छुड़ाया था। मेरे हाथ पुश पर हथकड़ी में जकड़े हुए थे और किसी सहारे के बगैर जीप पर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उस नकाबपोश ने मुझे उठाकर जीप के फर्श पर पटक दिया। मैं पहलू के पर गिरा और मेरे बाएं कंधे पर अच्छी खासी चोट लगी थी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। तड़तड़ाहट की उस आवाज में इंसानी चीखें भी शामिल थी। मैंने पुलिस की गाड़ी की तरफ देखकर काम कर रह गया। तमाम नकाबपोशों की राइफलें गाड़ी में बैठे हुए
पुलिस वालों पर शोले उग रही थी। चंद सेकंड के बाद सारे के सारे कांस्टेबल और ड्राइवर को छलनी कर दिया गया। एक नकाबपोश ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म दिया और वो लोग जीप की तरफ दौड़ पड़े। ड्राइवर पहले से ही स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था और जीप का इंजन स्टार्ट ही था। हुक्म देने वाला नकाबपोश ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया और बाकी दौड़ते हुए जीप के पिछले हिस्से पर सवार हो गए और जीप एक जोरदार झटके से हरकत में आ गई। इस जीप की सीटें भी आमने सामने थी और मैं सीटों के बीच में फर्श पर पड़ा हुआ था। वो नकाबपोशों के दरमियान मैं नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था और दो नकाबपोशों के जिस्म मेरे ऊपर थे। मैंने जरा सी लोट लगाकर उठने की कोशिश की तो एक नकाबपोश ने राइफल का बट मेरी खोपड़ी पर मार दिया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी हरकत करने लगी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मेरे दिमाग में टीसें उठ रही थी। होश में आने के बाद मैं काफी देर तक बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। आंखों के सामने तारीकी ही तारीकी थी। मुझे लगता था या तो मेरी बेनाई खत्म हो चुकी है या मैं किसी कब्र में पड़ा था, लेकिन मैं मुर्दा नहीं था। सर में उठने वाली दर्द की टीसें जिंदगी का पता दे रही थी। दिमाग में दर्द की शिद्दत जरा कम हुई तो मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपने जिस्म को हरकत दी और हाथों पर जोर देकर उठने की कोशिश करने लगा। मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। दो बातों का इंकशाफ मेरे लिए खासा इत्मीनानदेह साबित हुआ था। एक तो ये कि मैं जिंदा था और मेरी याददाश्त भी बहाल थी, और दूसरी बात ये कि मेरी बेनाई को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं जिस जगह पड़ा हुआ था वहां अंधेरा बहुत दबीज था। लेटे रहने की पोजीशन में मैं अपने एतराफ का जायजा नहीं ले सकता था, लेकिन उठकर बैठा तो बाएं तरफ बहुत दूर आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हाथ भी आजाद थे। मुझे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि कीर्तिपुर में उस औरत की लाश के हंगामे के बाद पुलिस वाले मुझे थाने लेके जा रहे थे। रास्ते में नकाबपोशों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके मुझे पुलिस से छुड़वा लिया था और मेरे सर पर जरब लगाकर मुझे बेहोश कर दिया था। वो नकाबपोश कौन थे? उन्हें मुझसे क्या हमदर्दी थी? और उन्होंने मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाया था? कई सवालात मेरे दिमाग में चकरा रहे थे, लेकिन फिल वक्त मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन एक बात बहरहाल तय थी कि ये लोग मेरे हमदर्द नहीं थे। अगर हमदर्द होते तो इस तरह किसी अंधेरी कैद में न डाल दिया गया होता। मैं कुछ देर तक खोपड़ी सहलाता रहा और फिर दोनों हाथों से फर्श को टटोलता रहा और उस तरफ बढ़ने लगा जहां से टिमटिमाते हुए सितारों की मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। फर्श पर टटोलते हुए मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कोई कुसादा सा कमरा था जिसका फर्श पथरीला और खुरदरा था। मैं किसी छुपाए की तरह हाथों पैरों के बल आगे बढ़ता रहा। फिर मेरा सर एक दीवार से टकराया। मेरे मुंह से बेख्तियार कराह खारिज हो गई। मैं कुछ देर तक पेशानी सहलाता रहा और फिर अंधों की तरह हाथ आगे को फैला दिए। मैं हाथ दीवार से टकराए और मेरे दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इस जगह के बारे में अंदाजा हो गया था। ये कोई कमरा था और मैं एक कुशादा खिड़की के सामने खड़ा था जिसमें हर 6 इंच के फासले पर 2 इंच मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दीवार को टटोलने से यह भी अंदाजा हो गया था कि यह दीवार या इमारत बड़े बड़े पत्थरों से तामीर की गई थी। मैं आहनी सलाहों को पकड़कर हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सलाहें बड़ी ही मजबूत थी। मैंने कोशिश तर्क कर दी और बाहर देखने लगा। तारीकी में आसमान पर चमकते हुए सितारों की मध्यम सी रोशनी में पहाड़ियों पर हयोले से दिखाई दे रहे थे, और इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि ये इमारत इबादी से बहुत दूर वीराने में थी। मैं कुछ देर खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। गहरी तारीकी में इस कैदखाने के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करना बेकार था। मैं दीवार से टेक लगाए आगे की तरफ टांगे फैलाए बैठा गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे नीलगिरी की माला का ख्याल आ गया और मेरा हाथ बेहतियार अपने गले पर पहुंच गया और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। माला मेरे गले में नहीं थी। मैं गहरी गहरी सांस लेने लगा। पहली मर्तबा माला मुझसे जुदा हुई थी तो मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बमला मुझसे छिन गई थी और दूसरी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, और फिर माला गायब थी। मेरे जहन में अचानक ही यह ख्याल आया कि क्या माला गौतम बोस या पंडित देहराज के कब्जे में चली गई थी और वो इसके लिए कोशिश कर चुके थे, और पंडित देहराज ने मुझे कत्ल करने के चक्कर में फंसाने की कोशिश भी की थी, और फिर नकाबपोशों ने मुझे पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। लेकिन नहीं, मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। अगर माला उनके कब्जे में पहुंच चुकी होती तो वो मुझे जिंदा न छोड़ते, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वो माला वापस लेने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। फिर वो माला कहाँ गई? ये सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मुमकिन है कि नकाबपोशों की जीप में कहीं गिर गई हो, या किसी नकाबपोश ने मेरे गले से उतार ली हो। इसका पता तो उसी वक्त चल सकता था जब नकाबपोश मुझसे दोबारा राब्ता करते।
मेरे दिमाग में एक बार फिर टीसे उठने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगा और फिर पता नहीं किस वक्त मैं ऊँग गया। मेरी पसलियों पर लगने वाली एक जोरदार ठोकर से मैं बिलबला उठा और उससे न सिर्फ मेरी आंख खुल गई बल्कि इससे पहले कि मैं समझ सकता एक और ठोकर मेरे साथ मुझ पर लगी और मैं फर्श पर लुढ़क गया। मुझे अपने आप को संभालने में चंद सेकंड लग गए। तीसरी ठोकर लगने से पहले ही मैं फुर्ती से उठकर बैठ गया। दिन की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के रास्ते धूप अंदर आ रही थी। मेरे सामने दो आदमी थे। एक तो वो था जिसने मुझे ठोकर मारी थी और उसने दोनों हाथों में ऑटोमेटिक राइफल भी संभाल रखी थी। दूसरे दरवाजे के करीब खड़ा था। उसके एक हाथ में राइफल थी जिसके दूसरे हाथ में उसने पीतल की एक थाली उठा रखी थी जिसमें एक पानी का गिलास, एक कप चाय और डबल रोटी के 3-4 पीस रखे हुए थे। कब तक सोते रहोगे नवाब साहब? मेरे सामने खड़े एक शख्स ने मुझे एक और ठोकर मारने की कोशिश करते हुए गुर्रा कर कहा। मैं उछलकर उसकी ठोकर से बच गया। वो दोनों नेपाली थे। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था उसने चूड़ीदार किस्म का पजामा पहन रखा था और हाफ कोट किस्म की कोई चीज थी जिसके बटन शेरवानी की तरह ऊपर तक बंद थे। सर पर स्याह रंग की गोल नेपाली टोपी भी थी। पैरों में जॉगर से उसके चेहरे पर बड़ी ही करख्तगी थी। दूसरा आदमी भी नेपाली ही था। उसने जीन्स डेनिम की शर्ट पहन रखी थी। उसके बटन भी खुले हुए थे। उस शख्स ने आगे बढ़कर थाली एक तरफ रख दी। हम तीसरी मर्तबा यहाँ आए हैं, मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स गुर्राया। बास का हुक्म था कि तुम्हें नाश्ता करा दिया जाए। अगर बास का हुक्म ना होता तो तुम्हें पानी का एक घूंट भी ना मिलता। नाश्ता कर लो, हम आधे घंटे बाद फिर आएंगे। वो दोनों बाहर चले गए और दरवाजा धड़ से बंद हो गया। बाहर कोई मजबूत खटका लगाए जाने की आवाजें भी सुनाई दी थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देखता रहा। ये कमरा हादसा बड़ा था और छत भी तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त निकला कि यह इमारत बड़े बड़े पत्थरों से तामीर की गई थी। छत पर अलबत्ता टाइलों की तरह छोटे छोटे पत्थर थे। हर 6 इंच के फासले पर लकड़ी की बल्लियां थीं जिन पर छत की टाइलें चुनी गई थीं। लकड़ी का दरवाजा बहुत ही भारी और मजबूत था। कमरे के कोने में एक तंग सा रास्ता था। मैंने उसकी तरफ अंदर झांकना चाहा तो एक झटके से पीछे हट गया। इस तरफ से शदीद ताफुन उठ रहा था। ये थोड़ी सी जगह गालबन बाथरूम के तौर पर छोड़ी गई थी। कमरे का फर्श भी पत्थरों का था और ये पत्थर जगह जगह से टूट और उखड़ चुके थे। हवा की आमद और रफ्त के लिए वही एक कुशादा खिड़की थी जिसमें हर 6 इंच के फासले पर 2 इंच मोटी लोहे की सलाहें लगी हुई थी। ये इमारत पहाड़ियों में किसी वीरान जगह पर वाक़या थी। हो सकता है ये कोई कदीम हवेली हो और ये कमरा पहले भी शायद कैदखाने के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा हो। खिड़की के रास्ते तेज धूप अंदर आ रही थी। मेरे पास अगरचे घड़ी नहीं थी लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि 11 बजे का वक्त जरूर होगा। वो दोनों आदमी मेरे लिए नाश्ता रख कर चले गए थे। मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सका था कि वो कौन लोग हैं और पुलिस की हिरासत से मुझे क्यों छुड़ाया था। और फिर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से क्यों छुपा रखे थे। लेकिन इस वक्त एक आदमी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे चेहरे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। गुज़श्ता राज इन नकाबपोशी ने मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसने मुझे लरजा कर रख दिया था। मुझे पुलिस के कब्जे से छुड़ाने तक की कार्रवाई तक मैं बड़ा पुरसुकून रहा था और सारी कार्रवाई बड़े ही पुरसुकून अंदाज में की गई थी। अगर तो वो चाहते तो पुलिस वालों के राइफलें छीन लेते और गाड़ी के टायर ब्रस्ट कर देते ताकि ताकुब का अंदेशा न रहता। लेकिन उन्होंने तमाम पुलिस वालों को जिस बेरहमी से गोलियों से भून कर रख दिया था उससे तो मैं काम कर रह गया था। मुझे भी उन्होंने बेहोश कर दिया था। इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि पुलिस वालों की हलाकत के बाद हम वहां से कितनी देर तक सफर करते रहे। लेकिन ये बात बहरहाल तय थी कि ये इमारत शहर से मीलों दूर पहाड़ियों में किसी ऐसी जगह पर वाक़या थी जहां पुलिस आसानी से ना पहुंच सकती थी। मैं काफी देर तक दीवार से टेक लगाए खड़ा ये सब सोचता रहा और फिर दरवाजे के करीब पड़ी हुई थाली उठाकर खिड़की के करीब ले आया और गर्द आलूद फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। चाय बगैर दूध के थी। डबल रोटी के 4 स्लाइस थे। मैंने गिलास उठाकर पहले कुल्ली की, फिर पानी के 1-2 घूंट पिए और डबल रोटी खाने लगा। नाश्ता करके मैंने थाल दोबारा दरवाजे के करीब रख दी और खिड़की के सामने खड़ा देर तक बाहर का नजारा करता रहा। ये कमरा इमारत के अकबी हिस्से में वाक़या था। पिछली तरफ 30-40 गज के फासले पर पत्थरों से बनी हुई ऊंची फसील थी और ऊंची दीवार नजर आ रही थी। उसके पीछे दूर तक सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियां थी। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। शहर से कई मील दूर बोधनाथ के इलाके में इंस्पेक्टर पांडे की हवेली भी किसी ऐसी ही जगह पर वाक़या थी। क्या ये लोग बोधनाथ के इसी इलाके में मुझे ले आए हैं? मैंने अपना चेहरा खिड़की की सलाहों के साथ टिका दिया और दाएं बाएं देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई थी क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर कोई और इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। मैं खिड़की के सामने से हटकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हर तरफ सन्नाटा था।
किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये इमारत गालबन बहुत बड़ी थी और वो नकाबपोश गालबन इसी इमारत के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में थे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरा ख्याल था कि मेरे मुहावसों में से कोई ना कोई इस तरफ जरूर आएगा, लेकिन दोपहर ढल गई और किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया। उनके बास ने शायद उन्हें सिर्फ सुबह का नाश्ता देने का हुक्म दिया था। दोपहर के खाने के बारे में कोई हदायत नहीं दी थी, क्योंकि नाश्ता देने के बाद से लेकर अब तक किसी ने इस तरफ नहीं झांका था। मुझे प्यास लग रही थी, हल्क खुश्क हो रहा था। मैंने उठाकर थाली में रखा हुआ गिलास उठाया, उसमें पानी के 1-2 घूंट बचे थे। मैंने एक ही सांस में वो सारे के सारा हलक में उंडेल लिया और दोबारा अपनी जगह पर टांगे पसार कर बैठ गया। आदमी किसी काम में मसरूफ हो तो बोरियत या थकन का एहसास नहीं होता, लेकिन बेकारी बजाते खुद बहुत बड़ी मुशक्कत बन जाती है। मैं भी कुछ ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था। थकन मेरे आसाब पर सवार हो रही थी। मैं बैठे बैठे ऊँघ गया। फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। वो चीहों की आवाज थी जो इस इमारत की किसी तरफ से सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। पहले तो मैं इसे वहम समझ रहा, लेकिन दूसरी मर्तबा चीहों की आवाज सुनाई दी तो मैं उछल पड़ा। वो आवाज कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी दूर से, और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इस इमारत के किसी हिस्से में किसी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मैं उठकर खिड़की के करीब हो गया और इन चीहों पर पूरे गौर से अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। बाहर शाम का धुंधलका सा फैलने लगा, लेकिन कमरे में अंधेरा गहरा हो गया था। अंधेरा होते ही मच्छरों की यलगार भी हो गई थी। मेरे बदन का बलाई हिस्सा बरहना था, इसलिए मच्छर निहायत ही आजादी से मेरा खून चूस रहे थे। चीखने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पता नहीं वो कौन था जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, और ये लोग कौन थे जिन्होंने मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाया था और 5 पुलिस वालों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। नाश्ता देने के बाद वो लोग शायद मुझे भूल चुके थे और अब शाम हो रही थी और किसी ने सिर्फ झांक कर नहीं देखा था। मैं ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था ये कौन लोग हैं और मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाया गया था। मुझे मजीद इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर के बाद बाहर कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे पर लगा हुआ खटका हटा दिया गया। मैं अपनी जगह बैठा रहा। दरवाजा खुला और उसी नेपाली की सूरत दिखाई दी जिसने मुझे सुबह ठोकरें बरसाई थी। उसके पीछे 2 और आदमी राइफलें संभाले खड़े थे। वो चेहरों से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। ए उठो, उस नेपाली ने कमरे में दाखिल होते ही तहकमाना लहजे में कहा। चलो, तुम्हारा एक दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मेरा दोस्त? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और मैं गैर इरादी तौर पर उठकर खड़ा हो गया। उस नेपाली ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था और बाहर खड़े हुए दोनों गुंडों की राइफलें भी मेरी तरफ ही उठी हुई थी। बाहर मलगजा सा अंधेरा था, लेकिन दूर तक चीजें अभी साफ नजर आ रही थी। कमरे के सामने झाड़ियों से अटा हुआ वसी और रेस मैदान था। कई एकड़ रकबा ऊंची फसल में गिरा हुआ था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि ये कोई कदीम हवेली थी। हवेली की इमारत दाएं तरफ काफी फासले पर थी। बेशतर हिस्से अगर तो टूट फूट चुके थे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था किसी जमाने में ये बहुत ही शानदार इमारत रही होगी। ये हिस्सा हवेली की असल इमारत से बिल्कुल अलग थलग था। 5-6 कमरे थे जिनके सामने कुशाबदा बरामदा भी था जिसका फर्श टूट फूट चुका था। इमारत का यह हिस्सा गालबन कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं जिस कमरे में कैद था वो इस ब्लॉक के सबसे आखिर में था। उसके साथ के 2 कमरे के दरवाजे भी गायब थे। आखिरी कमरे के सामने एक गनमैन खड़ा था और मुझे धकेलते हुए उसी तरफ ले जाया जा रहा था। उस कमरे के सामने पहुंचकर नेपाली गनमैन ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और उसके साथ ही उसने मुझ पर भी जोरदार लात तसीर की और मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई थी। मैं संभलने से पहले ही दरवाजा धड़ से बंद हो गया। मैं मुंह के बल गिरा था और मेरी पेशानी पथरीले फर्श से टकराई थी जिससे खाल फट गई थी और खून रिसने लगा था। मैं हाथ की पुछ से पेशानी पूंछते हुए जैसे ही उठा, मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस होने लगा। कमरे में एक मशल रोशन थी और बाएं तरफ दीवार के करीब एक आदमी ऊंधा हुआ पड़ा था और दीवार का फर्श खून आलूद था। दीवार और फर्श पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। उस आदमी के जिस्म पर जीन्स थी जबकि बलाई हिस्सा बरहना था और उस पर भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक आदमी का रूह दूसरी तरफ था। मैं अपनी चोट भूलकर चुपाई की तरह चलता हुआ तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ा। उस नेपाली ने मुझे बताया था कि वो मेरे किसी दोस्त से मुझे मिलाना चाहता है। पुष्कर बिखरे हुए शख्स को गोल्डन बाल देखकर मैं उलझन में मुब्तला हो गया कि वो कौन है। करीब पहुंचकर मैंने उसकी बाजू पर हाथ रख दिया और उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई। मैंने आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ पलट दिया और उसके साथ ही मैं लरज उठा। वो सिम्बा था।
उसके पैरों और हाथों के अंगूठों के नाखून बुरी तरह उखड़े हुए थे, अंगूठे सूज रहे थे और उन पर खून जमा हुआ था। सीने पर भी कई जख्म थे, जैसे गोश्त को किसी तेज धार आले से काटा गया हो। सिम्बा की आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। सिम्बा, सिम्बा, मैं उसे कंधों से पकड़ कर हिलाते हुए बोला, आंखें खोलो सिम्बा, मैं हिम्मत सिंह हूँ। सिम्बा ने आंखें खोलो। सिम्बा बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पाया था, उसकी आंखों में वीरानी थी। मुझे पहचानने में उसे गालबन हाथ से दुश्वारी पेश आई थी। तुम ठीक हो हिम्मत सिंह? उसके मुंह से ये अल्फाज मुश्किल से निकले थे। मैं ठीक हूँ, मैंने जल्दी से कहा। तुम इनके हत्थे कैसे चढ़े और ये लोग तुमसे क्या चाहते हैं? तुम भाग जाओ यहाँ से हिम्मत सिंह, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैंने कहा। तुम इनके हाथ कैसे लगे और ये कौन लोग हैं और तुमसे क्या चाहते हैं? वो वही जो तुमसे चाहते हैं, सिम्बा ने रुक कर जवाब दिया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा। सिम्बा गहरे सांस लेते हुए चंद लम्हों तक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बताने लगा कि वो कैसे इन लोगों के हत्थे चढ़ा और ये कौन लोग हैं। उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही रुक रुक कर बात कर रहा था। सिम्बा ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मैं कांप उठा। उसके कहने के मुताबिक 2 दिन पहले जब वो पोखरा में मुझसे रुखसत हुए थे तो दोपहर के वक्त दरिया के किनारे पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया था। 1 घंटा आराम करने के बाद वो लोग रवानगी की तैयारी कर रहे थे कि एक जीप में सवार 4-5 आदमी वहां पहुंच गए। वो नेपाली थे और उनके साथ तारांग कबीले के भोरबन नामी एक शख्स को देखकर मैं चौंक गया। बोरबन गोम्पा के चेलों में से एक था जो गोम्पा और बोम्पा के बाद कबीले से गायब हो गया था। सिम्बा के कहने के मुताबिक ये खतरनाक लोग मेरी और बमला की तलाश में दूलगरी की बिखरी बस्तियों में घूम रहे थे कि इनकी मुलाकात बोरबन से हो गई। बोरबन उन्हें तारांग कबीले तक ले गया, जहां मुखिया ने इन्हें बताया कि बमला तो हलाक हो चुकी है। ताहम मैं कबीले के कुछ लोगों के साथ वहां से जा चुका हूँ। वो लोग मेरी तलाश में दूलगरी की बस्तियों में हमारे बारे में पूछते हुए दरियाए मोदी खोला के किनारे पर आबाद सिंको नामी बस्ती में पहुंच गए। वहां से उन्हें पता चला कि चंद रोज पहले बस्ती वालों ने हमें एक काफले की सूरत में पोखरा की तरफ जाते हुए देखा था। इत्तेफाक से जिस रात ये लोग पोखरा पहुंचे उससे अगले रोज सुबह सिम्बा और उसके साथी पोखरा से रुखसत हो चुके थे और इन लोगों को सुबह ही पता चल सका था। ये लोग फौरन ही उनके ताकुब में रवाना हो गए और दोपहर के बाद उन्हें दरियाए मोदी खोला के करीब जा लिया। इन लोगों को मेरी तलाश थी। मुझे इनके साथ ना पाकर वो लोग सिम्बा और उसके साथियों से मेरे बारे में पूछते रहे। सिम्बा और उसके साथी समझ गए थे कि जरूर कोई गड़बड़ है और फिर बोरबन उनके साथ था, जो उनकी शक की तस्दीक के लिए काफी था। सिम्बा और उसके साथियों ने मेरे बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने इन्हें लालच भी दिया और ये यकीन दिलाने की भी कोशिश की वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन सिम्बा को किसी गड़बड़ का अंदाजा हो चुका था, क्योंकि बस्ती में योगिंदर नाथ और त्रिदेव नामी 2 आदमी मेरी तलाश में आ चुके थे। इन दोनों ने भी अपने आप को मेरा हमदर्द जाहिर किया था। योगिंदर नाथ तो बस्ती से वापस जाते हुए पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया था और त्रिदेव को बाद में गोम्पा ने हलाक कर दिया था। इन 2 वाकयात के पेश नजर सिम्बा को यकीन हो गया था कि ये लोग मेरे दोस्त या हमदर्द हरगिज नहीं हो सकते। सिम्बा को 500 किलो हेरोइन के मुतालिक मालूम हो चुका था, इसलिए वो समझ गया था कि ये लोग मुझसे हेरोइन के बारे में ही पूछना चाहते होंगे। इसलिए सिम्बा और उसके साथियों ने फैसला कर लिया था कि वो इन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले तो वो सिम्बा वगैरह से नरमी और प्यार से मेरे बारे में पूछते रहे, लेकिन जब उन्होंने काफी कोशिश की और उन्हें मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। सबसे पहले उन्होंने थ्यूब को पकड़ा। 2 आदमियों ने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो सिम्बा के काफले में शामिल बुद्ध भिक्षुओं से बचाने के लिए लपका तो उसे गोलियों से बूंद दिया गया। तारांग कबीले के एक और मर्द और दूसरी औरतों ने जीतने के लिए आपस में मुकाबले तो करते थे और औरतें भी जीतने वाले मर्दों के साथ जाने में फख्र महसूस करती थीं। हारने वाले मर्द अपनी औरत को फातेह के हवाले करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे, लेकिन कबीले की किसी औरत को इस तरह रुस्वा किया जाए ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता था। सिम्बा और थापा भी थ्यूब को बचाने के लिए टूट पड़े। थापा भी गोलियों से छलनी हो गया था और सिम्बा उनके काबू में आ गया था। उसे मार मार कर अदमुआ कर दिया गया। उसकी मौजूदगी में थ्यूब के साथ ज्यादती की गई और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिलाहिर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। भिक्षु सारानोक, थ्यूब और थापा की लाशें दरिया में फेंक दी गई और सिम्बा को वो लोग पोखरा ले आए। पिछली रात वो लोग पोखरा ही में थे और आज दोपहर यहाँ पहुंचे थे। सिम्बा को भी मालूम नहीं था ये कौन सी जगह है। यहाँ आते ही सिम्बा को पता चल गया था कि गुज़श्ता रात में भी मैं इन लोगों के काबू आ चुका था और यहाँ आने की थोड़ी ही देर के बाद उनका एक आदमी सिम्बा के कमरे में आया
और सिम्बा ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। वो लोग सिम्बा पर टूट पड़े और उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। और फिर उन्होंने सिम्बा से हीरोइन के बारे में पूछकर शुरू कर दी। इन लोगों का ख्याल था कि जब मैं उनकी बस्ती में पहुंचा था तो 500 किलो हीरोइन मेरे पास मौजूद थी, जिसे मैंने कहीं छुपा दिया था, और सिम्बा को वो जगह मालूम थी जहां हीरोइन छुपाई गई थी। सिम्बा ने बताया कि वो हीरोइन दरिया में बह गई थी। इस मर्तबा अगर वो सच बोल रहा था, लेकिन उन्होंने सिम्बा की बात का यकीन नहीं किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले चाकू से उसके सीने और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर चरके लगाए और फिर जंबूर से उसके हाथों और पैरों के अंगूठों के नाखून उखाड़ रखे थे। सिम्बा अगरचे यही कहता रहा कि हीरोइन दरिया में बह गई थी, और अगरचे वो सच कह रहा था, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। फिर मुझे इसके कमरे से निकालकर यहाँ ले आया गया था ताकि सिम्बा का हशर देखकर मैं अपने बारे में कोई फैसला कर सकूं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। पहले जोगिंदर नाथ और त्रिदेव तारांग कबीले की बस्ती में पहुंचे थे। वो दोनों खटमंडू के गुंडे और मनशियात फरोश थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि मैं चांद ली के आदमियों के कत्ल करके 500 किलो हेरोइन ले उड़ा था, और वो लोग मुझे तलाश करके इस हेरोइन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन वो दोनों किसी न किसी तरह अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, और अब ये लोग, मेरा ख्याल था कि ये भी कोई तीसरी पार्टी थी जिसे इस हीरोइन के बारे में पता चल गया था, और ये लोग भी हीरोइन हासिल करने के चक्करों में थे। 500 किलो हीरोइन जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर थी, और इतनी बड़ी रकम के लिए तो दर्जनों आदमी को मौत की घाट उतारा जा सकता था। हीरोइन के स्मगलर में तो वैसे भी मौत का सौदागर समझा जाता था। ये लोग मौत को तो बेचते ही थे। इंसानी जिंदगी की इनकी करीब कोई कीमत नहीं थी। उनके नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत उन करेंसी नोटों को हासिल थी जो हीरोइन के बदले मिलते थे। दौलत ही इनकी जिंदगी का मकसद था और दौलत ही इनका धर्म। ये दुनिया के सफाक तरीन लोग थे। इनकी सफाकी के मुजाहरे में थाईलैंड में भी देख चुका था। सिंगापुर और हिंदुस्तान में भी कई ऐसी मिसालें देखने में आई थी, और अब सिम्बा मेरे सामने था। उसके 3 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसे जिस तरह जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया था, वो उनकी बेरहमी और सफाकी का मुंह बोलता सबूत था। मेरा दिमाग घूम रहा था। सिम्बा को इस हालत में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल तो चाहता था मैं इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिन्होंने सिम्बा को इस हालत में पहुंचाया था, लेकिन मैं खुद उनका कैदी था। मुझे सिम्बा की हालत पर अफसोस हो रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मेरी हमदर्दी में सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले न जाने कितने बेगुनाह लोग इन दरिंदों का शिकार हो चुके थे। सिम्बा की आंखें बंद हो रही थी। मैंने उसे कंधों से हिलाया, उसे फिर आंखें खोल दी। तुम भाग जाओ हिम्मत सिंह, उसने रुक रुक कर कहा। ये लोग बहुत जालिम हैं। इन्होंने सबको मार डाला, तुम्हें भी मार डालेंगे। भाग जाओ यहाँ से। नहीं सिम्बा, मैंने कहा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम पर होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा इनसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जिंदा रहोगे और अपनी आंखों से उनका हशर देखोगे। तुम भाग जाओ हिम्मत सिंह। सिम्बा के लब खामोश हो गए और आंखें भी बंद हो गई। उसके सीने का हल्का सा ज़ेरो बम बता रहा था कि वो जिंदा है। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश हो गया था, और मैं सोच रहा था कि उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिलनी जरूरी थी, लेकिन मैं खुद कैद में था और उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने उसे आहिस्तगी से गर्द आलूद फर्श पर लटा दिया। ठीक उसी वक्त बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, और उसके साथ ही मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। मैंने लपक कर दीवार में पड़ी हुई मशल उठा ली। उस मशल में किसी जानवर की चर्बी जल रही थी जिससे नागवार सी बू उठ रही थी। मैं मशल को दोनों हाथों में पकड़कर दरवाजे के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। कदमों की आवाज दीवार के करीब से आ रही थी और फिर बाहर भारी खटका हटाया जाने लगा। चंद सेकंड बाद दरवाजे के दोनों पट खुल गए। मैं एक पट की आड़ में था। पहले एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और उसने दोनों हाथों में राइफल संभाल रखी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने मशल से उसके सर पर हमला कर दिया। जरब तो उसके सर पर नहीं लगी थी, लेकिन मशल के प्याले में जलते हुए चर्बी के कुछ छींटे अंगारों की तरह उस शख्स के चेहरे पर पड़े और वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर पीछे गिरा। राइफल उसके हाथ से गिर गई थी और उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए थे। उसका दूसरा साथी कमरे में दाखिल हुआ। अपने साथी की चीख सुनकर वो उछल पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, मैंने उस पर भी जलती हुई मशल से हमला कर दिया और उसका वार उसके कंधे पर पड़ा। मैं उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका था। वो अपने साथी से ज्यादा फुर्तीला निकला। उसे बड़ी तेजी से आगे बढ़कर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बिछाड़ सामने दीवार पर पड़ी थी। मैंने मशल फेंकी और तेजी से राइफल को नाल से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा दिया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोलियां छत से टकराने लगी। मैंने राइफल पर उस वक्त तक गिरफ्त ढीली नहीं की जब तक उसका मैगजीन हाल ही नहीं हो गया। राइफल से गिरफ्त
हटा लेना खतरे से हानि नहीं था। मैंने गिरफ्त उसी तरह मजबूत रखी और नीचे बैठता चला गया। फिर मैंने पूरी कुव्वत से अपने आप को पीछे की तरफ गिरा दिया। मेरा हरीफ मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुश के बल कमरे के वस्त में गिरा। मैंने बड़ी फुर्ती से लौट लगाकर उठ गया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दूसरे आदमी की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी, जो अपनी राइफल उठाने के लिए झुक रहा था। वो शख्स ठोकर खाकर बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। मेरी दूसरी ठोकर पहले हरीफ को लगी थी, जो राइफल उठाने के लिए लपका था, और वो दोबारा फर्श पर ढेर हो गया। मैं राइफल की तरफ लपका, लेकिन दूसरे हरीफ ने मेरी टांग में टांग फंसा दी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन मैंने जल्दी से दोनों हाथ फर्श पर टिका दिया और फिर उठने में देर नहीं लगाई। मेरे दोनों हरीफ भी खड़े हो चुके थे। वो हमला आवर होने के अंदाज में आगे बढ़े, और यही इनकी गलती थी कि वो बैक वक्त आगे आ रहे थे। मैंने खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और मैंने डबल फ्लाइंग किक लगाई थी। वो दोनों को निशाना बनाया था और मुझे नाकामी नहीं हुई। मेरा एक पैर एक हरीफ के सीने पर और दूसरा दूसरे के चेहरे पर लगा था, और वो दोनों लड़खड़ा कर पीछे गिरे। लेकिन जिसके चेहरे पर किक लगी थी वो तो ज़बा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। मैं भी नीचे गिरा था, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया था। जिस शख्स के सीने पर किक लगी थी वो भी संभल चुका था और अरना भैंसे की तरह टकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो मुझे सर से टक्कर मारना चाहता था। मैं बड़ी तेजी से एक तरफ हट के उसकी गर्दन अपने बाजू में लपेट ली और उसे जोरदार झटके देने लगा। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो मेरे इस निहायत ही खतरनाक दांव में आ गया, जिससे आज तक कोई बच नहीं सका था। मैं खुद भी नीचे बैठ गया और अपने पैरों को एड़ियां टूटे हुए फर्श में फंसा ली। वो शख्स अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन मेरी गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि मैं उससे निजात हासिल कर सकता। मेरा दूसरा हरीफ, जिसके चेहरे पर फ्लाइंग किक लगी थी, उठकर मेरी तरफ लपका और उसे मेरे चेहरे पर ठोकर की बारिश कर दी। लेकिन इन ठोकरों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर दूसरा आदमी दरवाजे की तरफ लपका, और वो गालपन 3-4 आदमी थे जो फायरिंग की आवाज सुनकर हवेली के दूसरे हिस्से से दौड़ते हुए आए थे। मेरे दूसरे हरीफ ने चीख चीख कर उनसे कुछ कहा और वो सब कमरे में घुस आए। उन सब के पास अगरचे राइफलें थी, मगर उनमें से किसी ने भी राइफल इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे जिस्म पर लाते और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। 2 आदमी मेरे बाजू की गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझ पर तो जुनून तारी था। जैसे जैसे मुझ पर तशद्दुद बढ़ रहा था, मेरे जुनून में शिद्दत आ रही थी। मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे बाजू में सिमट कर आई थी। उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसके साथ ही मैंने इसकी गर्दन को जोर से झटके देने शुरू कर दिए। एक बात मैं खूब अच्छी तरह जानता था, ये लोग मुझे जान से नहीं मारेंगे। ये लोग जो कोई भी थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे तलाश किया था, और इस मकसद के लिए ये लोग अब तक 8 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे। 5 पुलिस वाले जिनकी हिरासत से मुझे छुड़ाया गया था, और 3 सिम्बा के साथी। सिम्बा भी मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला था। इन लोगों के जराइम की फहरिस्त इससे भी कहीं ज्यादा तवील हो सकती थी। ये लोग दौलत के पुजारी थे। 500 किलो हीरोइन के पीछे बहुत बड़ी दौलत थी। ये लोग मुझे उस वक्त तक जिंदा रखने की कोशिश करते जब तक इन्हें उम्मीद की कोई मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। मेरे शिकार की मुज़ाहमत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन को 1-2 मजीद झटके दिए और फिर से छोड़ दिया। वो दब से नीचे गिरा। अब मुझे यकीन था कि वो क़यामत से पहले नहीं उठ सकेगा, उसे दूसरे ही उठाएंगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।